था। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं मार्केट पर और मार्केट की बात करते हैं। और आज है मंगलवार और मार्केट के लिए आज हैं मंगल संकेत। ये कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ कि मंगल को हमको मंगल संकेत मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है FII की बाइंग। अब देखिए, बहुत लोग कहेंगे और वो रीजनेबल भी है कि नहीं, इसमें तो पूरा का पूरा MSCI का फैक्टर है MSCI का फैक्टर, लेकिन वो डॉलर में फ़र्क थोड़ा ना है, डॉलर का कलर थोड़ा ना बदला है भाई। एट द एंड ऑफ द डे 38 दिनों के बाद FIIs की है तो बाइंग, भले ही वो MSCI की वजह से आई हो, लेकिन फिर भी MSCI की बाइंग जो भी है, लेकिन है तो वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा FIIs की इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स, उसमें लगातार बाइंग है। अब उसमें तो कोई MSCI का फैक्टर नहीं है और वहाँ तो 3 दिन से बाइंग हो रही है। पहले जो सेलिंग हो रही थी वो कैश में भी हो रही थी, इंडेक्स में भी हो रही थी, स्टॉक्स में भी हो रही थी। अब कैश में पहले सेलिंग कम हुई, कल थोड़ी सी बाइंग आई, भले MSCI की वजह से आई, प्लस इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार तीसरे दिन बाइंग हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव है। उसके अलावा कुछ और पॉजिटिव हैं जिनको हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा ब्रेंट क्रूड का फिसलना। $73 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड, आई थिंक ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। 72 पॉइंट समथिंग पर आ गए, तो वापस 73 पर आ गए, लेकिन ठीक है, उसके नीचे ही हमने 78 देखा था। इजराइल और हमास और जो हिजबुल्ला की जो वॉर चल रही है, उसमें सीज फायर की एक उम्मीदें बढ़ी हैं, इस वजह से ये एक इम्पैक्ट आया है। अच्छा, एक और चीज़, हम ऑब्वियसली एक एज एनिमी स्टेट पाकिस्तान को गिनते हैं ना, लेकिन अगर उसके अलावा कोई 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा चिढ़ है, तो वो हैं चीन और कनाडा। स्पेशली जो लास्ट कुछ टाइम में कनाडा में हुआ है उसकी वजह से, और ट्रम्प साहब ने इन दोनों कंट्रीज़ पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ये आपसे मेरे को जब 25% सुना था, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा ना, हाँ, कनाडा पर टैरिफ लगा दिया, चीन पर टैरिफ लगा दिया, अच्छा है, भुगतो। तो वो मतलब वो भी एक हमारे लिए भाई, अब आप उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा तो हमको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है, भले ही हम उसको दिखाएं ना, लेकिन वो फीलिंग तो आ रही है ना अंदर से अच्छी वाली, तो वो हो गया। उसके अलावा कुछ टेक्निकल क्यूज बड़े पॉजिटिव हैं। कल का HDFC बैंक का चार्ट रखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, भले ही MSCI का फैक्टर, लेकिन ये मार्केट को पता था कि MSCI फैक्टर, उसके बावजूद कल जिस तरीके की बाइंग हुई, और कल का HDFC बैंक का हाई पहली बार इतिहास में हम 1800 के ऊपर निकल पाए एक बार के लिए। उस 1794 जहाँ पर 2 बार टॉप बनाया था, उसको नेगेट किया। कल निफ्टी IT ने ऑल टाइम हाई क्लोज दिया, और निफ्टी IT तो खैर लगातार इस इवन मंदी में भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, और अब तो तेज़ी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पर भी ऑल टाइम हाई हुई। और एक चीज़ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका पॉलिटिकल कवरेज काफ़ी अच्छा होता है। खबर आ रही है कि शायद फडणवीस साहब को महाराष्ट्र की कमान दी जाए एज चीफ मिनिस्टर। जो चीज़ मैं सैटरडे को कह रहा था कि अगर वो हुआ तो आप वो 400-500 पॉइंट निफ्टी में और जोड़ दीजिए जो होने थे ना, तो वो हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एक और बड़ी रैली होगी मेरे ख्याल से। और आशीष, एक और चीज़, ये स्टॉक स्पेसिफिक मेरा व्यू नहीं है, लेकिन जो कल रात को कैबिनेट ने टेलीकॉम बैंक गारंटी पर बड़ा फैसला लिया है, वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं आपको बताऊंगा कि वो मार्केट के लिए क्यों बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ये कल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये कल रात का अपडेट था। CNBC आवाज़ ने सबसे पहले बिगुल बजाया था, सबसे पहले ही आपको जानकारी दी थी। और किसने? लक्ष्मण रॉय साहब ने। लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। दरअसल बैंक गारंटीज को लेकर टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत मिली है, और उसमें खास तौर पे क्योंकि सबसे ज्यादा BGs यानी कि बैंक गारंटीज देनी थी वोडाफोन आइडिया को, 24,700 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस कंपनी के लिए तो खास तौर पे बहुत बड़ा रिलीफ। लेकिन क्या डिटेल्स हैं, क्या फैसला लिया कैबिनेट ने, लक्ष्मण से जान लेते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच सबसे पहले जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी धन्यवाद। लक्ष्मण, क्या अपडेट है, पूरी डिटेल समझाइए, कैबिनेट ने क्या कहा? हाँ, देखिए, दरअसल कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 2022 से पहले जिन जिन टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया गया था नीलामी के जरिए, उन स्पेक्ट्रम के एवज में उनको बैंक गारंटी देने की जो शर्त थी, उस शर्त को हटा लिया जाएगा, मतलब हटाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 2022 से पहले जिन जिन टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम लिया था ऑक्शन में, उनको कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। ये 3 टेलीकॉम कंपनियां थी, रिलायंस जियो था, एयरटेल था, वोडाफोन आइडिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बैंक गारंटी देनी पड़ रही थी वो था वोडाफोन आइडिया को, जो पिछले कई महीनों से बकाया भी चल रहा था। सितंबर तक में
में 4,600 करोड़ रुपए तक का बैंक गारंटी देना था, जो कंपनी नहीं दे पाई थी। 24,700 करोड़ रुपए कुल बैंक गारंटी देनी है आने वाले महीनों में वोडाफोन आइडिया को। तो ये समझा जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी है वो वोडाफोन आइडिया होगा। जाहिर तौर पे एयरटेल, जियो को भी बैंक गारंटी अब नहीं देनी पड़ेगी। इसके पीछे बड़ी ही ठोस दलील दी गई टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से। कहा यह गया कि 2022 के बाद जिनको स्पेक्ट्रम दिया गया था उनको तो बैंक गारंटी देने की शर्त हटा ही दी गई थी। जब उनको बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ रही है तो 2022 से पहले वाले को बैंक गारंटी क्यों दिया जाए। इस शर्त पर एक आम सहमति बनी, फिर यहाँ पे ये मंजूरी दे दी गई। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया क्योंकि ये तकनीकी विषय था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस पर सहमति बनकर इसको मंजूरी दे दी गई है। इसका गाइडलाइंस, जो संबंधित गाइडलाइंस है वो जल्द जारी किया जा सकता है। और सरकार का भी मानना था कि बैंक गारंटी की शर्त हटाने से सरकार के खजाने पर कुछ नहीं बोझ पड़ेगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। तो जो हेफ्टी बैंक गारंटीज टेलीकॉम कंपनीज को देनी थी, अब वो एलिमिनेट कर दी गई हैं, वेव ऑफ कर दी गई हैं। 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की बीजीज का कॉर्पस था। वोडाफोन आइडिया पे 24,000 करोड़ रुपए के आसपास बीजी सबमिट करने का उनको करना था। तो पूरे टेलीकॉम एज अ स्पेस और खासतौर पे वोडाफोन आइडिया के लिए बढ़िया पॉजिटिव खबर। वोडाफोन आइडिया के लिए तो पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन आपने लक्ष्मण के पास जाने से पहले कहा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अदर देन वोडाफोन आइडिया भी कुछ बियॉन्ड है क्या? देखिए, मैंने लक्ष्मण जी को एक चीज़ कही थी सैटरडे को, और मैंने कल भी ये बात कही थी उस वर्डिक्ट के बाद कि लक्ष्मण जी अब आपका काम बढ़ने वाला है। और वैसे लक्ष्मण जी ने कल सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की, सबसे पहले। उसके बाद सारे पब्लिकेशंस ने उसको फॉलो किया। ठीक है, कुछ हद तक शायद ये मार्केट में था भी, क्योंकि कल टुवर्ड्स द एंड वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में थोड़ा सी हरकत आपको दिखी है, थोड़ी सी, है ना। लेकिन एक चीज़ समझिए, ईजी नहीं होता टेलीकॉम जैसे सेक्टर में इस तरीके के फैसले लेना, क्योंकि आपको याद होगा वो 2G मामला जब हुआ था वो सरकारी उस वजह से गई थी, क्योंकि टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है उसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा आरोप लग जाता है कभी भी। तो इस फैसले को आप सिर्फ वोडाफोन के हिसाब से नहीं देखें। एक चीज़ जो इस वर्डिक्ट ने क्लियर कर दी है कि सरकार को अब ये लगता है कि नहीं, उनको एक ट्रस्ट फैक्टर है कि लोग हमारे इस डिसीजन को एज कंट्री पॉजिटिव देखेंगे। सरकार कड़े फैसले, कठिन फैसले ले पाएगी। एक और चीज़, नॉर्मली कैबिनेट की मीटिंग वेंसडे को होती है, इस बार मंडे को हो गई। तो मतलब वो इसलिए मैं जब कह रहा था ना कि भाई लक्ष्मण जी अब आपका और आपकी टीम का काम और बढ़ने वाला है, क्योंकि कभी भी अब इस तरीके के फैसले आ सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से देखें कि, और ये फैसला लेने, ये फैसला पिछले हफ्ते भी आ सकता था, नहीं आया, इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद आया, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं मेरे फैसले पर मुहर लग रही। क्यों? क्योंकि उस समय आपको क्या होता है, सर जब इलेक्शन चल रहे थे तो सब क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म, अदानी, अंबानी, ये सब वो सब चल रहा था। उसके बीच में अगर आप इतनी बड़ी विक्ट्री लेकर आते हैं तो उसके बाद आपको पता होता है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ये हम फैसले, इस तरह के फैसले ले सकते हैं। तो ये एक सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर, टेलीकॉम एक बड़ा सेक्टर है। और इससे एक और चीज़ क्लियर हो रही है, आई थिंक अब सरकार का व्यू बहुत क्लियर है कि इस देश को 3 टेलीकॉम कंपनियां चाहिए। और जिस तरीके से वो पिछले कुछ महीनों में लोग इनके वापस कस्टमर्स लूज़ हो रहे हैं, उस हिसाब से भी ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। प्लस बैंकों के लिए भी बड़ा पॉजिटिव है ये, क्योंकि बैंकों का भी जो एक्सपोजर है वोडा आइडिया को लेकर या जो भी है उसमें बार बार कयास लगा जाता है, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट। मैं इसके लिए कह रहा था, मैं वोडाफोन आइडिया पर कोई ब्रीफ नहीं रखता, मैं नॉर्मली उस पर कमेंट भी नहीं करता हूँ, तो आपको पता ही है वो, मतलब जो हो, लेकिन एज ए सेक्टर ये अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक है, एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया खबर आती हुई। लक्ष्मण, इस हफ्ते की वीकली कैबिनेट हो गई क्या, या ये आउट ऑफ द सिलेबस थी, एक और आएगी? नहीं, इसको उस तरीके से देखिए कि पिछले 2-3 हफ्ते से कैबिनेट की बैठक हुई नहीं थी, और बैठक नहीं होती है तो आशीष जी हमें सुबह सुबह याद भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से पहले बैठक करा ली जाए, तो सोमवार को बैठक हो गई। और अब जो है, अब देखिए बुधवार को कहीं हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो कई सारे बिल सरकार लाना चाहती है, वो बिल को मंजूरी कैबिनेट से पहले दी जाती है। तो हो सकता है कि बुधवार को, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सोमवार को इसीलिए किया गया क्योंकि 2-3 हफ्ते का बैकलॉग था और पार्लियामेंट चल रहा होता है, तो कई बार दिन समय सब बदल जाता है। जैसे कल 6:30 बजे शाम में बैठक हुई, 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये संसद के सत्र के दौरान थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच सारी डिटेल्स हमारे साथ बढ़िया तरीके से शेयर करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, इसीलिए अपफ्रंट एड्रेस भी कर लिया।
अब आइए आज के ग्लोबल मूड माहौल टेक्सचर पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी आज मंगलवार के दिन। ग्लोब का हैंडओवर वगैरह, एशियन मार्केट्स, यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। समझ लेते हैं पहले कैसे लग रहा है ग्लोब का समीकरण, कैसे लग रहा है सेटअप ग्रुप का। देखिए, ग्लोब का सेटअप अच्छा है और वैसे खैर हमारी मार्केट अपने खुद के क्यू से चलती है, लेकिन फिर भी एक बार पासिंग में मेंशन कर देते हैं। यूएस मार्केट में शानदार तेजी है, ऑल टाइम हाई पर डाउ, एसएनपी, रसल 2000 सब। नैस्डैक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3-4 दिन से, बट दैट्स ओके। और वो कल जो हम बात कर रहे थे ना कि ट्रंप ने जो स्कॉट बेसेंट को ट्रेजरी सेक्रेटरी या जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया है, उसको मार्केट चीयर करेगा, वही हुआ कल उस वजह से। और कल देखिए ओल्ड इकोनॉमी ने आउट परफॉर्म किया, तो वो क्लियर कट एक उसको जोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बेसिकली। तो इनके आने के बाद यील्ड्स ठंडी पड़ गई, यील्ड्स ठंडी पड़ गई, उस पर भी आऊँगा मैं। जैसे मैं कह रहा हूँ नैस्डैक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन बिकॉज ऑफ टेस्ला और एनवीडिया। लेकिन जो यील्ड की बात की ना आपने, 4.5% तक पहुँच गई थी यील्ड, 4.27% पर आ गई। इसका मतलब अब हम तैयारी कर रहे हैं एक और रेट कट के लिए। जो थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, वापस एक रेट कट की तैयारी हो रही है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स जो लगातार चले चला जा रहा था 108 के ऊपर पहुंच गया था, अब वो 106.8 पर आया, अब 107.27 हो गया, लेकिन फिर भी पीक से नीचे आया। प्लस वो जो इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, वो जो बात हो रही है उसमें एक इम्पैक्ट आया। वो हमास लिख दिया था हमने शायद पहले, उसमें वो हिजबुल्ला एक्चुअली, इजराइल हिजबुल्ला। तो वो उसकी वजह से क्रूड में गिरावट आई और 75.4 से गिरकर हम 72.4 पर आए। तो वो एक अब वापस 73 पर आ गए, लेकिन फिर भी कल के मुकाबले तो पॉजिटिव ही है। तो इसलिए ये ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। ग्लोबल पॉजिटिव है, सारे डेवलपमेंट्स बढ़िया है, हैंडओवर अच्छा मिला है। कुछ हद तक अपन अपने सेटअप की झलक देख रहे थे जब एफआईएस की चर्चा हुई थी, लेकिन कल का वो सेशन स्क्रीन्स पर रखेंगे। फ्राइडे के बढ़िया मूव्स के बाद कल भी सेशन बढ़िया ही रहा है इवेंचुअली, पर इस सेशन की समाप्ति के बाद अब ट्रेड सेटअप कैसा खड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है ट्रेड सेटअप तो मेरे ख्याल से आज के क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है। एफआई की कल बाइंग है 9,950 करोड़ की कैश मार्केट में, डीआईएस की सेलिंग है 6,900 करोड़ की। अच्छा, फिर बात बता देता हूँ, एमएससीआई का फैक्टर है। एक्सपेक्टेड था कि $2 बिलियन की बाइंग आएगी एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक के डिलीवरी वॉल्यूम के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद जब हम ये बार देखेंगे तब उसमें थोड़ा ना बार बार कैवेट लगाएंगे, तो ये दिखाई देगा भाई हमारा ग्रीन बार बना है और इतने टाइम के बाद, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। और 38 सेशंस के बाद ये बाइंग हुई है, 38 सेशंस के बाद। 38 सेशंस तक हमने सिर्फ रेड देखा है। मतलब आई थिंक ग्राफिक वाले अगर भूल भी गए होंगे ग्रीन टेम्पलेट तो उनको ब्लेम नहीं करेंगे ना, क्योंकि देखा ही नहीं था ग्रीन, लेकिन 38 सेशन के बाद ग्रीन देखा तो वो एक पॉजिटिव है। अच्छा, उसके अलावा ये आप अब लेकर आइए जरा क्लाइंट्स की और पोजीशनिंग और एफआई की पोजीशनिंग। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे एफआई की पोजीशनिंग जो है वो 1.5 लाख लॉन्ग और 2.5 लाख शॉर्ट, और इसके चेंजेस देखिए। अब जो अगली प्लेट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कल क्लाइंट्स ने 61,000 लॉन्ग काटे हैं। आशीष, आपको याद होगा जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जब मार्केट गिर रहा था तब ये लॉन्ग ऐड कर रहे थे और है ना, और एफआईआई उल्टा कर रहे थे। अब रैली में वो अपने फंसे हुए लॉन्ग निकल रहे हैं। ये वो प्लेट है जो मैं बता रहा था कि ये फंसे हुए लॉन्ग बाहर निकल रहे हैं, और उसकी तरफ दूसरी तरफ एफआईआई देखिए। जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर होता है ना, वो चलती मार्केट में बाय करने की हिम्मत रखता है एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वो 21,000 लॉन्ग ऐड करे और 24,000 उन्होंने शॉर्ट कट करे। ऐसा नहीं सिर्फ शॉर्ट कवरिंग टूल दे रही है, लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं। और अब देखिए एफआईएस की बाइंग, आप इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में 3400 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है। वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से नहीं है, शॉर्ट कवरिंग पहले हुई थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ की बाइंग है, और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 2,100 करोड़ की निफ्टी में बाइंग है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग वाला हिस्सा है। निफ्टी बैंक में शॉर्ट्स है ही नहीं आशीष, निफ्टी बैंक में ज़्यादा लॉन्ग्स हैं, तो वो और फर्दर लॉन्ग ऐड हो रहे हैं। और इसीलिए एक चीज़ बार बार चैनल पर डिस्कस हो रही है कि निफ्टी अगर आप लॉन्ग करें तो एज इंस्ट्रूमेंट चूज करिए निफ्टी बैंक। तो 1100 करोड़ के करीब की निफ्टी बैंक में बाइंग हुई है, और अब वो आपकी स्क्रीन पर आएगा टेबल। 2 दिन तक अब लगातार ऐसा हुआ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग हुई है, और परसों के मुकाबले कल और ज़्यादा बाइंग हुई है। मतलब 300 पॉइंट्स हायर आप और बाय कर रहे हैं, तो वो मार्केट के टेक्सचर के लिए बढ़िया है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, अगेन 21,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 24,000 शॉर्ट कम हुए, तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से नहीं आया ये नंबर। और अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब नेट शॉर्ट रह गए हैं, जो 2,20,000 पर पहुंच गए थे हम नेट शॉर्ट, अब नेट शॉर्ट रह गए 1,08,000। मेरा ये मानना है कि जब तक ये एक्सपायरी खत्म होगी ना आशीष, आप नेट लॉन्ग होंगे। दिसंबर सीरीज की शुरुआत एफआईआई मेरा मानना है कि नेट लॉन्ग से करेंगे,
और अभी भी 3 दिन बाकी हैं इस सीरीज़ में, वीक मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। अभी भी ये 1,08,000 शॉट जो हैं ये कवर होंगे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम काफ़ी शानदार है। जो भी चीज़ मैं कहूँ, जो भी थ्योरी मैं कहूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें एक कैविएट ये है कि मार्केट डे लो पे नहीं बंद होना चाहिए और एक 23,824 के नीचे नहीं बंद होना चाहिए। बस ये कैविएट्स रहेंगे। उसके साथ मुझे मानना है कि थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन कम होगी। 29 अक्टूबर के बाद ये सबसे कम शॉर्ट पोजीशन है। 29 अक्टूबर के बाद से सबसे ज़्यादा शॉर्ट पाइलअप हुआ था और इंडिया विक्स भी कल नीचे आया 5% के करीब। अच्छा, पुट कॉल रेशो भी अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हो गया। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन की रैली के बाद पुट कॉल रेशो ऑलरेडी पीक पे पहुंच गया, नहीं, 1.19। यहाँ स्पेस है अभी 1.35 1.4 तक जाने के लिए, तो उस हिसाब से। और बैन से भी काफ़ी स्टॉक्स बाहर आ गए। 4 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान कॉपर, IGL और नैल्को। तो ये भी एक सेटअप के हिसाब से पॉजिटिव। तो सेटअप आज अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिव है। सेटअप से कोई हैरानी नहीं है। मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 9 पॉइंट ऊपर है। वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को शायद अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है इसकी वजह से। बढ़िया सेटअप है, बढ़िया ग्लोब का हैंडओवर है, तो समीकरण मंगलवार के लिए दिख तो बढ़िया रहे। गिफ्ट निफ्टी लेकिन दिखा रहा है फ्लैट ओपनिंग। आइए आप निफ्टी के डिटेल्ड अप्रोच पे। अपफ्रंट शो की शुरुआत में टेक्सचर पे बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन हो चुका है, तो टेक्सचर तो क्लियर है, पर अप्रोच रखा क्या जाए, कहां एंट्री लेनी है, फ्लैट ओपनिंग अगर हो रही है तो क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं। उस टेक्सचर का फायदा तो हमने पिछले 2.5 दिन में बढ़िया उठा लिया है। अब फ्रेश अप्रोच क्या, ये 2 दिन के बाद एग्जॉशन तो नहीं आने वाला? नॉर्मली तीसरे दिन की रैली तो आती है मार्केट में। बाकी खैर मैं पहले लेवल्स डिस्कस करता हूँ, फिर अप्रोच पे आता हूँ। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 24,350 कल का हाई था, 24,351 और 24,400 वो कॉल राइटर्स, वो कल का कंजेशन जोन है। वहाँ पर आपको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी, जहाँ पर कल 2 बार हम गए और दोनों बार फिसल गए वहाँ से। अगर वो क्रॉस हुआ तो फिर 24,420 से 24,550 वो कॉल राइटर्स का जोन है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 24,400 24,500 पर है मंथली में, तो वो उस हिसाब से वो आपका एक सबसे बड़ा कंजेशन जोन होगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पहला सपोर्ट 24,100 से 24,150, कल का लो, कल 24,135 का लो था, तो वो एक आपका पहला सपोर्ट है। और ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो एकदम लक्ष्मण रेखा है इस मार्केट की, अब वो है 23,950 से लेके 24,050, जहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, जो फाइनली इंक्लाइनिंग हुआ है और जो आपका ऑप्शंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट जोन है। पहली बात तो जो CNBC आवाज़ के व्यूअर्स लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, उनको क्या करना है, मौजूदा लॉन्ग्स पर आप 24,000 का क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। वो वाले लॉन्ग जो थर्सडे से कैरी कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं लिया उनको क्या करना है, अगर बड़ा गैप अप ना हो तो ये बाय जोन है खुलते ही। अगर बड़ा गैप अप ना हो तो अभी जैसे 10 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो वो बाय जोन होगा, और ऐड का जोन होगा 24,150 से 24,200 का। वहाँ का की कोई डिप मिले तो उसमें ऐड करने की कोशिश करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 23,950 का। देखिए, अब इस मार्केट को गिरने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ चाहिए मेरे ख्याल से। वो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कुछ है। अगेन ये थ्योरी है, गलत हुई तो एक्सेप्ट करूँगा मैं सबसे पहले। और अभी के लिए सेल ट्रेड नहीं है। अब सेल ट्रेड पता कब आएगी? अगर तो हम डे लो पर बंद हो या 20 डे मा के नीचे बंद हो। अगर 20 डे मा के नीचे बंद हो गए और डे लो के करीब बंद हो गए तो फिर मार्केट का वर्डिक्ट क्लियर होगा कि नहीं, ये एक फेक रैली थी जो अब बस पूरी हुई और अब मार्केट वापस गिरने को तैयार है। वो हुआ तो उसको हम फिर एड्रेस करेंगे, फिर वापस टेक्सचर बदलेगा, लेकिन वो बेस केस नहीं है अभी के लिए। ये है निफ्टी 50 का, यहां से हमारा अप्रोच, और आज स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स भी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक, कल ही चर्चा भी हुई थी, गिरावट में भी कैसे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर बना हुआ था, डटा खड़ा रहा, गवा के नहीं दिया। और कल के सेशन में भी बाकी सेक्टरल पॉकेट हिचकोले खा रही हो, निफ्टी बैंक एकदम दिन भर डटा खड़ा रहा। वो तो बात अलग है कि जाते जाते HDFC के फ्लोज आए हो, उसने और तूल दे दिया, लेकिन अदरवाइज भी गजब थी ये पॉकेट, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट गजब करे हुए थे। क्या करना है निफ्टी बैंक पे, अप्रोच क्या करें? बिल्कुल, निफ्टी बैंक एकदम डे हाई पर रहा पूरे दिन आशीष। मतलब थोड़ा सा स्लिप हुआ, 100 पॉइंट को आप कुछ नहीं कह सकते निफ्टी बैंक में। 1000 पॉइंट की रैली में कल बात भी हुई थी कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ऊपर की रैली हो सकती है, और इंट्राडे और वो अच्छा आपने उसको स्विंग भी दिया। और बार बार ये बात हुई है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। इनफैक्ट इस पूरी डिक्लाइन में भी अगर आप बैंक निफ्टी के साथ खड़े रहे तो भी आपका लॉस नहीं हुआ। सारे टेक्निकल फैक्टर्स, आज मैं देख रहा था, मैं सुबह सुबह उठ के टेक्निकल फैक्टर्स देखता हूँ इंडेक्स के, तो सारे पैरामीटर्स पर, चाहे वो आवरली हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, बैंक निफ्टी को दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बाय। वो स्ट्रॉन्ग बाय है बैंक निफ्टी इस समय। दिक्कत पता है क्या है स्ट्रॉन्ग बाय वाली मार्केट में? आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस बहुत नीचे है। आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में यहाँ पर, स्पेशली जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए पता है कहाँ पर है? 1000 पॉइंट नीचे, यहाँ से 51,200।
बैंक निफ्टी का 20 डेमा, निफ्टी का 20 डेमा सिर्फ 150 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी का 20 डेमा 1000 पॉइंट नीचे, वो तो स्टॉप लॉस कोई छोटा ट्रेडर नहीं लगा पाएगा। वो बोलने के लिए अच्छा लगता है लेकिन वो कोई लगा नहीं पाएगा। तो इन दैट केस आपको करना क्या है? पहले तो रेजिस्टेंस की बात करता हूँ मैं। अगली रेजिस्टेंस है 52,400 से 52,500। सरप्राइजिंगली वहाँ पर काफ़ी कॉल राइटिंग है। इतने स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में सरप्राइजिंगली कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो 3 दिन बाकी हैं, सॉरी 2 दिन बाकी हैं, कल हो जाएगी ना बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो उसके हिसाब से। और 52,500 को अगर आपने क्रॉस किया तो उसके बाद सीधा अगली रेजिस्टेंस आपकी 53,000 की है। सपोर्ट कहाँ पर है? 51,800 से 52,000। मैं अब इसमें बड़ा सपोर्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर सीधा 1000 पॉइंट नीचे, उसकी बात करना रिटेल के हिसाब से थोड़ी सी बेमानी होगी। तो इस मार्केट में एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो आप लॉन्ग रहें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 51,800 पर ले आएँ। और फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपको मार्केट मौका दे 52,000 से 52,200 का, मतलब फ्लैट ओपनिंग या फिर हल्की सी 150 से 200 पॉइंट की डिप, उसमें ऐड करने की कोशिश करें। एक 51,800 का स्टॉप लॉस लगा दें, 200-250 पॉइंट का स्टॉप होगा। अगर ये ट्रेड चली तो 500-600 पॉइंट देकर जाएगी आपको। सेट है, बढ़िया है। निफ्टी बैंक का आज ट्यूसडे का अप्रोच, सीएनबी सिवास का पैनल भी रेडी हो रहा होगा, सब दिखेंगे स्क्रीन पे आपको। पर लाइए